औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियारा से। आज हम 24वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और आज जिस मसले पे हम बात करेंगे वो मसला हमारे माशरे को अंदर से खोखला कर रहा है। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है वैसे ही हम देखते हैं कि अशिया खुर्दनोश की चीज़ें आसमान से बातें करने लगती हैं। फल फ्रूट हों या दाल चीनी ऐसे नायाब हो जाते हैं कि जैसे पहले मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थे। आखिर क्या वजह है कि इस मुबारक महीने में हमारे यहाँ लोग मुनाफाखोरी करते हैं। जो लोग मुनाफाखोरी करते हैं, ज़कीरा अंदोज़ी करते हैं, इनके लिए अल्लाह ताला का क्या अज़ाब है, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराऊँ। हमारी जो पहली मेहमान हैं बड़ी ही मल्टी टैलेंटेड खातून हैं। आप उनको टेलीविज़न ड्रामों में भी देखते हैं, एक बहुत अच्छी एंकर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा ए खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और जो हमारी दूसरी मेहमान हैं वो भी बड़ी टैलेंटेड हैं, बाय प्रोफेशन वो लॉयर हैं, उसके अलावा एजुकेशनिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बुशरा? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हमारे जो दोनों मेहमान हैं वो हम नाम भी हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं जैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैनब आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज आप किसी पोल्ट्री फार्म से आ रही हैं इतने सारे अंडे लेके? जी, मैं आज बना रही हूँ अंडों का खागीना। अच्छा, अंडों का खाकीना। खागीना जी, ठीक है जी। अच्छा, इसको खाकीना कहते हैं, खागीना कहते हैं? खागीना कहते हैं, गड़बड़ घोटाला भी कहते हैं। गड़बड़ घोटाला कोई नहीं कहता, घोटाला प्लीज। कहते हैं, मैंने सुना है। गड़बड़ घोटाला क्या मतलब अंडा है? घोटाला, गड़बड़ अंडा घोटाला भाई, कहते हैं। अंडा घोटाला, उन्हें गड़बड़ घोटाला भी कहते हैं। भाई, ये मतलब कहती ये सब होंगी। चीजें ठीक है। गड़बड़ हो जाती है ना, सब चीजें। ठीक है जी। क्या किस तरह बना रही हैं आप? ये लग तो बड़ा अच्छा रहा है। जी, मैं पहले डालडा कुकिंग ऑयल में प्याज सौते करूंगी और 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर बेहद भरोसा रहा है, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पर कमी नहीं करता। डालडा दे रहा है ईद से पहले ईदी पूरे 250 रुपये तक की बचत के साथ, और जहां मामता वहां डालडा। और मैं यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करूंगी और फिर प्याज जो है हम सौते करेंगे। ठीक है। अच्छा, और ये कितने अंडों का आप बना रही हैं? ये मैं गिन लेंगे बाद में। हाँ, बाद में गिन एग्स लेंगे। हैं तो ये मैं ये प्याज। अच्छा, हमारे जो घरों में बनता है उसमें तो सिर्फ प्याज होती है और लाल मिर्चें डाल देते हैं, तो हाँ ये जी। इतनी सारी चीजें आपने क्या की आप हैं? खाएंगे ना तो ये टमाटर हैं और बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो डलते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, हरा धनिया। अच्छा, इसमें हल्दी भी डलती है? हल्दी कलर अच्छा आ जाता है, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा अच्छा खिला खिला कलर आ जाता है हल्दी से। तो हम मर्द इतने साल से फिर क्या खा रहे हैं? हमारे घर में सिर्फ अभी प्याज आप ये डल खा जाती के है, देखिएगा टमाटर डल जाता है और ये मजा मिर्च आएगा। डल जाती है और नमक डल जाता होगा। ये एक्स्ट्रा चीजें जो डाल रही हैं। नहीं, ये तो डलता होगा आपको। आज आप देख रहे हैं ना सजा हुआ, यहाँ पे होता होगा, आपको आइडिया नहीं होता होगा। हाँ, अब शायद आप सजाते नहीं जी होंगे। हाँ, इसलिए हाँ। अब आज आप खाएंगे तो आपको खाएंगे और फिर बताएंगे। और पराठे मंगवा ले भाई, पराठों के साथ बिल्कुल। अच्छा लगता है, वैसे मज़ा नहीं आता। ये रोटी के साथ खाने वाला आइटम ही नहीं है, तो इसको जब भी खाएं बिल्कुल पराठों के साथ खाएं ताकि मज़ा आए खाने में। मेहमानों की जानिब आते हैं। बुशरा, आपसे शुरुआत करते हैं। माशाल्लाह, जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आप माशाल्लाह इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं, तो ये शुरुआत कैसे हुई? शौक़ था बचपन से? किस तरह शुरुआत हुई? शुरुआत कैसे हुई? ये एक हादसा था और बहुत खूबसूरत हादसा था। इससे पहले क्योंकि मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो इसीलिए वो एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, तो मैं उसको ज़रा बाद में बताती हूँ, क्योंकि वरना लोग पूछते हैं कि फिर उसकी शुरुआत कैसे हुई। हाँ। तो मैंने, क्योंकि मैं आर्ट लवर थी और आर्ट टीचर रही, फिर माशाल्लाह मैंने प्रिंसिपलशिप की। देन वहाँ जैसे आपका माशाल्लाह प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है कि हम ना इंसाफियों पे बात करते हैं कि वो चीज़ें जो हमारे मुआशरे में नहीं होनी चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली है। तो उस फील्ड में रहते हुए मुझे लगा कि किस प्लेटफॉर्म को चुना जाए जहाँ मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके, कि जो चीज़ें मेरी एक अकेले के कहने से नहीं रुक रही थी, शायद वो आवाज़ ज़रा ज़्यादा दिलों की बन जाए तो फिर उसमें एक वज़न आ जाता है। तो मैंने अचानक से ये मीडिया ज्वाइन किया और होस्ट बनने गई थी। मोटिवेशनल स्पीकर एक अंदर से निकला अचानक। तो वो कहते हैं ना कि आपका बेस्ट जो पार्ट है लाइफ का, वो आपको एक बेस्ट टीचर मिलना, वो आपके डायरेक्टर की सूरत में भी हो सकते हैं, बिल्कुल, गाइडेंस की सूरत में भी हो सकते हैं।
तो बस देन वहाँ से चलते 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 फिर ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें, जो कमियां या जो नाइंसाफ़ियाँ मुझे नज़र आती थी वो मैंने उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने एक प्रोग्राम के थ्रू उन टॉपिक्स पे बात की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट मेरी ये है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आया। जो नाइंसाफ़ियाँ थी वो रुकी। लाइक एज अगर आप इजाज़त दें तो जैसे जहेज़ के मसले होते हैं, विरासत के मसले होते हैं, इसके अलावा बेशुमार मसाइल होते हैं, उन पे हमने जब बात की तो हमारे अंदाजे से ज़्यादा अच्छा फ़ीडबैक आया। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, और ज़ाहिर है इसमें आपका तजुर्बा इस वजह से भी था क्योंकि आप पहले प्रिंसिपल थी, तो ज़ाहिर है आपका एक अपना विजन होता है, और उस विजन के साथ जब आप उतरते हैं किसी भी ऐसी फील्ड में तो एक बड़ी अच्छी चीज़ें आती हैं। अच्छा, साथ में आप फिर ड्रामे भी माशाल्लाह एक्टिंग भी कर रही हैं, तो ये एक्टिंग का शौक़ क्या बच्चों को देख के हुआ था? वो जब बच्चे टैबलो कर रहे होते थे, आप टीचर होती थी तब आप, या प्रिंसिपल होती थी, हम भी करेंगे? नहीं, मैं आपको सच बताऊं तो मुझे एक्टिंग से बहुत डर लगता था हमेशा, लेकिन बचपन से मुझे सुनने को मिल रहा है एक्टर बड़ी ज़बरदस्त, एक्टिंग अच्छी कर लेती हैं। एक्टिंग बहुत अच्छी कर ली, तो वो ज़रा ना डर भी था। और जब मैंने एक्ट किया तो मुझे ये कमेंट्स मिले कि बहुत नेचुरल एक्टिंग की, बहुत ही नेचुरल, बहुत नेचुरल था, कसम से मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी। वो हो गया। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं कुछ अल्लाह पाक की बहुत ख़ास, मैं कहती हूँ कि रहमत और नेमत। बिल्कुल, अल्लाह ताला की रहमत भी होती है, और ये चीज़ एक बड़ी इस वजह से भी अच्छी होती है कि ज़ाहिर है जब आपका एक पीछे से बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है, मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तो आप फिर किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही दिखता है। एडवोकेट बुशरा, अब मैं बड़ा कंफ्यूज रहूँगा, बुशरा दोनों तरफ। एडवोकेट बुशरा, आप मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह क्रिमिनल लॉयर हैं, लड़कियों का क्रिमिनल लॉयर होना कितना डिफ़िकल्ट है, पहले तो ये बताएं, फिर आगे हम बातें करेंगे। देखिए, लड़कियों का आपने पूछा क्रिमिनल लॉयर होना, तो हम लॉयर हैं तो फिर हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। वी आर लॉयर, तो हमारे लिए अब डिफिकल्ट ये होता है ना कि क्रिमिनल से मिलना, क्रिमिनल्स के केसेस देखना, फिर सामने वाली पार्टी भी क्रिमिनल है, ज़ाहिर है आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो थोड़ा आता है प्रॉब्लम। देखिए, जब हम लोग इस फील्ड में आते हैं हमें उस वक्त बता दिया जाता है नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आप यहाँ पे कोई लड़की या लड़का नहीं है, यू आर लॉयर। तो फिर जब हम लॉयर होते हैं तो फिर क्रिमिनल हो या कोई भी हो, हम उससे एज अ वही मिलते हैं कि भाई हम लॉयर हैं। हम ये सोचेंगे कि मैं एक लेडी हूँ तो फिर मुझे डर लगेगा। ये अच्छी बात है भाई, सोचो ही नहीं, मैं लेडी हूँ, हाँ। सामने वाले को देख लेंगे। फिर आपको किस तरह हुआ शौक़ आने का, क्योंकि ज़ाहिर है आपका जो प्रोफेशन है एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, इसमें आने का शौक़ कैसे हुआ? बेसिकली शौक़ ऐसे हुआ बिकॉज़ मेरा एक बैकग्राउंड है पूरा, भाई भी मेरे एडवोकेट हैं, तो ऐसा मुझे कोई शौक़ नहीं था, इट वाज फोर्स। ओके, ठीक है कि बंद करना है आपने। मैं कम्प्लीटली एक फैशन फील्ड से कि मैंने तो मॉडलिंग करनी है और ये सब एक्टिंग करनी है, एग्जैक्टली वो सब कुछ था। तो एक प्रॉमिस लिया गया घर से कि ठीक है करो, बट एजुकेशन जो है वो आपने करनी है। फिर जब लाइसेंस मिला तो मुझे देख के बड़ी वैल्यू इसकी हुई, और हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे हैं कि कैदी हैं, उनके पास लॉयर्स नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, तो जब मैंने वहाँ पर चीज़ें देखी, मैंने कहा यार जब अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह पे अल्लाह ले आया है तो फिर मुझे इसको यूज़ करना चाहिए उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है। फिर हमने उनको रिप्रेजेंट करना शुरू किया, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी, अल्लाह का लाख। अच्छा, ये जो आपने बात की कि बहुत सारे ऐसे लोग ज़ाहिर है आज भी जेलों में हैं जो लॉयर ना होने की वजह से बेचारे कैद में पड़े हुए हैं, तो इनकी किस तरह मदद करते हैं आप लोग? नहीं है, हम जाते हैं जेलों में, विजिट करते हैं वहाँ पे, अगर उनके पास नहीं है हम उनसे कंसर्न लेते हैं, एंड देन फिर हम अपना जो है पावर केसेस। और ये सब आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? एग्जैक्टली, उनके लिए तो डेफिनेटली हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ क्या लोगों को इंसाफ लेने का सही प्लेटफॉर्म नहीं पता है, क्योंकि बहुत से लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं जब उनके साथ कोई खुदा न खास्ता कानूनी किसी मसले में फंस जाते हैं, और किसी का फर्स्ट टाइम हो, तो वो बड़ा कंफ्यूज ये रहता है कि यार अब आया हम जाएं किसके पास, किस तरह करें। तो अगर खुदा न खास्ता कोई पहली दफ़ा किसी कानूनी मसले में फंसे तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहली दफ़ा अगर तो सबसे पहले तो एक अच्छा लॉयर होना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस नहीं है असल में, ठीक है, वो किसी के पास भी चले जाते हैं, लाइक उनको कोई भी गाइडेंस नहीं, अवेयरनेस नहीं। सबसे पहले तो हमें लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कोर्ट्स वगैरह की भी लोगों को अभी इतनी समझ नहीं है। एंड डेफिनेटली अब क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में लोगों को अवेयरनेस
होनी चाहिए, एक अच्छा एडवोकेट होना बहुत ज़रूरी है आपके साथ, क्योंकि हर किसी को लॉ की समझ नहीं होती। अच्छा, अब अच्छा एडुकेट भी हम किस तरह तलाश करें, ये भी एक बड़ा मसला होता है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से हम देखते हैं कि एडुकेट बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं लेकिन उनका इतना तजुर्बा उस तरह नहीं होता है, और कुछ जो होते हैं वो कम बोलते हैं लेकिन होते बड़े एक्सपीरियंस हैं और वो आपका केस भी जो है बड़ी ईमानदारी के साथ आपको क्लियर करा देते हैं। तो अब हम अच्छा लॉयर कैसे देखेंगे, ये भी तो एक सवाल है। देखिए, अब आपने बातों की बात की तो बातें तो करनी पड़ेंगी, हम वकील हैं, हम बातों से ही आपको जो है ना वो जस्टिस दिला सकते हैं, बोलेंगे नहीं तो कैसे होगा। बट ये आपने थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट निकाला है कि एक अच्छा वकील किस तरह से। हाँ, लेकिन इसका मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ी सी आप रेपुटेशन ले लें। आप जब भी जाएं तो किसी भी वकील से अगर आप केस कंसर्न कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी रेपुटेशन आप मालूम कर लें। ज़ाहिर की बातें छुपती नहीं है, जो अच्छे लॉयर्स हैं, बहुत सारे अच्छे लॉयर्स हैं, उनकी रेपुटेशन भी अच्छी है, तो उन्हीं को केस दें। ये ना हो कि आप किसी ऐसे के चक्कर में फंस जाएं कि फिर आपका केस चलता ही। देखिए, हमारे यहाँ पे एक चीज़ मैं और हाईलाइट करूँगी, टाउटरिज्म बहुत है, ठीक है। लाइक कोई भी आके अगर कोई भी काला कोट पहन के आ जाएगा तो वो लॉयर नहीं है। अब हमारी जो बार है अब जो आई है वो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होनी है, चीज़ें कम हुई हैं अभी हमारे यहाँ पर और हो रही हैं। हमारी कराची बार जो है वो बहुत ज़्यादा नो डाउट बहुत अच्छा काम भी कर रही है। आमिर भाई को भी हमने बुलवाया था, उनसे भी हमने बहुत सारी बातें की थी। हमारे मेहमान इस वक्त हमारी निशिस्त पे मौजूद हैं। बुशरा, आप ये बताइए कि मैंने जब कहा था कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, अच्छा, ये वॉइस ओवर करना एक बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है। तो पहली क्या चीज़ थी जिसकी आपने वॉइस ओवर की और फिर आपको किस तरह पता चला कि ये भी एक फ़न मेरे अंदर है, क्योंकि वॉइस ओवर एक बड़ा मुश्किल काम है। एग्जैक्टली वैसे तो देखें काम सारे ही मुश्किल हैं लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो पहले जो मैंने सबसे पहले वॉइस थी वो एक कार्टून कैरेक्टर था। ये सबसे मुश्किल सबसे मुश्किल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये भी कर सकती हूँ मैं। तो जब अटैम्प्ट करते रहते हैं ना तो फिर आपको थोड़े से कुछ टैलेंट्स ऐसे होते हैं जो वाकई हिडन होते हैं, जो कहते हैं ना हिडन टैलेंट, तो वो टू मच हिडन होता है। हमें भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता होता है कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना जिस तरीके से एक हीरे को तराशना और वो जौहरी उसकी असल कीमत उसको पता होती है, इसी तरीके से हम बस जिंदगी गुजार रहे होते हैं। क्या था वो कार्टून कैरेक्टर, कौन सा था जिसकी वॉइस ओवर आपने की? भूल गई, मुझे पता है आप क्यों पूछ रहे हैं। ये भूल नहीं गई है, ये क्योंकि प्रिंसिपल है ना, ये समझ गए कि मेरा अगला सवाल जो है वो क्या होगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अक्सर इसी तरह घुमा के लाते हैं। अच्छा बुशरा, एक बात बताएं कि जो आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर मैं और आप हम सब इसके शिकार हैं। ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे स्पेशली रमज़ान और मुबारक में अशिया खुर्दनोश ऐसी महंगी हो जाती हैं जैसे कभी मिलती ही नहीं थी यहाँ पे? इसकी वजह आप क्या समझती हैं? हाँ, देखें इसकी वजह अब बहुत अजीब सा लगेगा शायद हमारी ऑडियंस को ही सुन के कि इसकी वजह हम हैं। हम बताए क्यों है? क्योंकि हम उस चीज़ के बगैर रह नहीं सकते, ये चीज़ हम उनको जता देते हैं। हम बायकॉट नहीं करते, हम में एका नहीं है, हम में डिसिप्लिन नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को स्किप कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, कोई और करे, आई डोंट केयर। यही गलत है। जब आप किसी चीज़ का बायकॉट एक ग्रो की सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में, एक फैमिली की सूरत में करते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि उसके रिजल्ट सामने ना आए? आप ये सोचिए ना कि जो फ्रूट्स हैं या जितनी भी अशिया जिनके आप नाम ले रहे हो, और स्पेशली रमज़ान में एक होता है कि वैसे ठीक है कोई स्किप कर भी दे, लेकिन रमज़ान में सबका दिल चाहता है बढ़ जाती कि बिल्कुल एग्जैक्टली और दस्तरखान सजा हुआ, ये जो जितने भी इस तरीके के हमारे ओकेजन्स आते हैं स्पेशली, उससे पहले एक मैसेजेस के थ्रू न्यूज़ आ रही होती है कि जी आपने बायकॉट करना है, आपने ये चीज़। आप ये देखें कि हम कह रहे हैं, हम शिकायत कर रहे हैं, लाइक आप किसी भी फ्रूट की बात कर लें कि जी वो 100 रुपीज़ था, अब 500 रुपीज़ मिल रहा है, क्या करें? लेना तो पड़ेगा। नहीं, क्यों लेना पड़ेगा? अच्छा, हम क्या रुक नहीं सकते थोड़े ये तो दिन? आपने एक बड़ी वैसे सही भी बात की है कि अगर इस तरह सब करने लगें, लेकिन मैं वैसे एक बात सुनता हूँ कि जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे जब कोई इवेंट इस तरह का आता है तो चीज़ें बहुत सस्ती कर दी जाती हैं। हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान हमें खुद क्या हो जाता है? चलें, ये तो आपकी बात ठीक है कि अगर कोई इस तरह कर रहा है तो एक बाइकआउट कर देना चाहिए और ठीक है आप दूसरी चीज़ों के ऑल्टरनेटिव्स पे चले जाएं, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें क्या हो जाता है? बहैसियत मुसलमान हमें ये होता है कि जो मैंने अभी आपका एक प्रोग्राम मैं देख रही थी, क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट ये ट्रांसमिशन है आपकी, उसमें बातें बहुत जो है ना वो हक और सच के करीब तर होती हैं। तो उसमें आपने एक बहुत अच्छी बात कोट की थी कि हम मुसलमान तो हैं, हमें मोहब्बत भी बहुत है, हम बनते नहीं हैं। बिल्कुल।
तो ये जो थोड़े से दिन का टैग होता है ना, बस ये यहाँ से ख़राबी जो है वो शुरू होती है। और मसला ये होता है कि हम कहते हैं कि बस ये 30 दिन गुजर जाए, बस ठीक है। तो देखें, ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक हमें सिर्फ रमज़ानों में ही देख रहे हैं, बेशक। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, एक बड़ी अजीब सी इबारत दिख रही होती है कहीं ना कहीं कि जी कैमरे की आंख आपको देख रही है। हम ये नहीं देखते, अल्लाह हर हम वक्त ये देख रहा है, नहीं देखते कि उससे पहले भी एक आंख है जो मुसलसल आपको देख हर रही है, वक्त देख तो रही है। आपके शरक से ज़्यादा करीब है। बेशक। तो हम मुसलमान, मतलब अगर हम वाकई बीइंग अ मुस्लिम, मैं कहूँ कि ये मंथ ऐसा है कि मैं जितनी नेकियां कमा सकती हूँ मैं कमाऊँ, मैं जितना अच्छा कर सकती हूँ मैं करूँ। चलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ओवर एफिशिएंट हो जाऊँ सवाब के लालच में, हाँ, और तो मैं ये अच्छा लालच अच्छी करूँगी। है। एग्जैक्टली, जबकि लालच ये गुनाह लालच है ना, लेकिन ये अच्छा लालच है। अच्छी हाँ। है। अब पता ये चल रहा है कि जी देखिए, एक बहुत अजीब सी टर्म यूज़ की जाती है। कल ही इत्तेफाक से मैंने पढ़ा कि यही तो सीज़न है। हाँ, ये क्या लाइन है? ये किस चीज़ का सीज़न है? आया पैसे कमाने का सीज़न है, आया बरकतें कमाने का सीज़न है, आया मगफिरत करवाने का सीज़न है, आया नेकी कमाने का सीज़न है? सीज़न किस चीज़ का है? हमें ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। और हमें एक चीज़ होती है ना, हम इतना पैसा सोच रहे होते हैं कमा लें, जमा कर लें, और ये इस पे मुझे फिर वो शेर याद आता है कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हम में से जितने भी लोग बैठे हैं, किसी को अपने पल की खबर नहीं है, लेकिन हम कहते हैं सीज़न है, अगला सीज़न आपके पास हो या ना हो, इसकी क्या गारंटी है? तो भाई ये ज़रूर सोचा करें। एडवोकेट बुशरा, आप हमें ये बताएं कि ज़ाहिर इसके ऊपर कानून भी बने हुए होते हैं, लेकिन फिर भी जो मुनाफाखोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इन्हें क्या कानून का खौफ नहीं है, या इनको सज़ाएँ उस तरह नहीं होती हैं? क्योंकि देखिए ना, रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है और ये रोना हमारा हर दफ़ा का है, ये नहीं कि आज है कल है, ये कई सालों से मैं देख रहा हूँ चल रहा है। गवर्नमेंट लिस्ट निकाल देती है, सब होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। और देखिए वही बात है, अभी जैसे मैडम बुशरा ने बोला, रमज़ान हमें जो है वो सब्र का दर्स देता है, लेकिन हमें कहाँ होता है सब्र? ठीक है, हम भी तो वो सारी चीज़ें, आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात कर रहे हैं, तो हम भी तो स्टॉक कर रहे हैं ना चीज़ें सारी। लाइक अभी आप कभी इफ्तारी में कुछ लेने के लिए चले जाएं तो लोगों को सब्र नहीं है, वो आपको वो नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे कि आप भी कुछ, वो चाहते हैं कि ख़त्म होने से पहले हम चीज़ें ले जाएं। ठीक है, तो हम खुद भी तो लॉ को नहीं फॉलो कर रहे हैं ना। नहीं, तो वैसे इस पे क्योंकि कानून है, कानून मौजूद है, आप क्या समझती हैं कि सज़ा उस तरह नहीं होती है, या ये लोग उस तरह बार्स के पीछे नहीं जाते हैं? क्योंकि मुझे याद है, मैं जब पहले प्रोग्राम किया करता था, दैट वाज 2007 और 6, तो हम जाते थे, असिस्टेंट कमिश्नर उस वक्त DDO हुआ करते थे, और इनको पकड़ते भी थे, इन पे जुर्माने भी होते थे, लेकिन फिर बाहर आके वही काम शुरू कर देते। नहीं, वही तो बात है कि अब जो है हम सभी एक जैसे हो जाएंगे तो सज़ा कौन किसको देगा? हम सभी एक जैसे हैं ना, सज़ा देने वाले भी और सज़ा लेने वाले भी सब एक जैसे हैं, तो कौन किसको सज़ा देगा? तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमें सबसे पहले खुद को सुधारना चाहिए। और सबसे पहले हम अपने आप को सुधारेंगे तो फिर कुछ, और सुधारना भी इस तरह है कि जो बुशरा ने बात की थी कि फिर भाई बायकाट कर दें। हाँ, आखिरी और कोई हल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हम देखते हैं कि इनको पकड़ा भी जाता है, इन पे जुर्माने भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर वही चीज़ चलती रहती है, तो एक बड़ा अफसोस होता है। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आएंगे। ज़ाहिर ये तो हम एक जनरल पब्लिक की और उसकी बात कर रहे थे कि इस तरह होना चाहिए। इस्लाम क्या कहता है? जो लोग मुनाफाखोरी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फ़िद्दता वला यनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम अज़ाबुन अलीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, तो उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए अज़ाबुन अलीम है, दर्दनाक अज़ाब है। अब एक बात याद रखिएगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी या मुनाफ़ाखोरी जिसे आप कह रहे हैं, और हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? हुज़ूर फरमाया, जो शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है या मुनाफाखोरी करता है वो मलऊन है। मलऊन कहते हैं लानत शुदा, यानी जो इब्लीस है ना, शैतान, जिसको मलऊन कहा गया, वो उसके कैटेगरी में आ जाता है। नंबर एक बात। दूसरी बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़ख़ीरा करने वाला गुनाहगार ही है, यानी कि उसको अल्लाह ताला के, एक होता है ना कि हम कहते हैं कि यार ये बंदा फ़लाँ है फ़लाँ है, लेकिन उसको गुनाहगार के लक़ब से पुकारा गया है, यानी कि अल्लाह ने उसका गुनाह को लिख दिया है कि वो शख्स वाक़तन जो काज़ी में गुनाहगार है। फिर एक और बात जो समझाऊँ कि जब बहन अभी बातें कर रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, आइए हम अपने खुलफा राशिदीन के दौर से चलते हैं। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में जो है अनाज कम हो गया, तो गल्ला कम हो गया, तो
हज़रत उमर फ़ारूक ताला ने जब देखा तो आपने तफ्तीश कराई वजह क्या है, तो चंद ताजरों ने मिलकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी थी। तो आपने जब तहकीक फरमाई तो देखा कि भाई हाँ वाक़तन गल्ला जो है इन्होंने छुपाना शुरू कर दिया और उसे महंगे दाम में बेचना चाहते थे। तो आपने क्या किया कि वो गल्ला सारा लिया और उनका सारा माल उस पर जो है वो उसे पकड़ लिया, काबिज़ कर लिया और फिर वो रैयत में यानी कि लोगों में बांट दिया, ताकि उन्हें इबरत का निशान बनाया कि तुमने तो अब माल जमा करने के लिए, मान हासिल करने के लिए किया था, जो तुम्हारे पास माल था वो भी अब बढ़ गया है, ताकि उन्हें पता लगे कि ये इन्होंने काम गलत किया है और उसकी सज़ा क्या है। सारी बात है कि जब तक रियासत उन्हें सही तौर पे सज़ा नहीं देगी और वो सही तौर पे सज़ा याफ्ता नहीं होंगे, वो चंद महीने बाद छोड़कर आ जाएंगे या उनको कोई हिस्सा हो जाएगा, तो उन्हें पता नहीं लगेगा कि भाई हर मरतबा वो समझने कि कोई मसला नहीं, इंसाफ तो हमारे हाथ में, जब चाहे आ जाए तब चाहे कर लें। पहली बात। और दूसरी बात जो बहन ने भी करके बिल्कुल सही बात है कि आप ख़ुद भी अपने ऊपर काम करें, लेकिन अभी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि हम बड़ा गौर करें कि यहाँ करप्शन बड़ा ऐसे बड़ा नहीं कर रहा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ठेले वाला भी सब ने एक लाइन से एक ही लगाए हुए कि भाई ये 400 रुपये मिला अकेला तो चौथा भी के 400 ही देंगे, और उस पर अगर थोड़ी सी बात कर लें कि बोले जाओ दूसरे से ले लो, क्योंकि दूसरे का मालूम ये कि उनमें एक आज इत्तेहाद है कि नहीं हमने तो इतने का ही बेचना है क्योंकि हमने मुनाफाखोरी करनी है। तो असल शय ये है कि नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी लोग हैं उन्हें देखना होगा कि वो कर क्या रहे हैं, और उन्हें ये आज वही बात है, सीज़न लगाने का महीना, ये सीज़न लगाने का नेकियों का महीना है भाई, ये इस तरह पैसे जमा करने का महीना नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमें बता रही है कि जो शख्स इस तरह से पैसे जमा करता है उसका पैसा काम बल्कि नहीं आता, बल्कि वो ज़ख़ीरा दोस्ती करके ये काम करके हराम काम कर रहा है। और याद रखिए हदीस में आता है, तो फरमाते हैं जो गोश्त हराम माल से बने ना उससे सिर्फ जहन्नुम की आग ही पाक कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। और इतनी सारी ज़ाहिर है ये मैंने क्योंकि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानने की कोशिश की, इतनी सारी चीज़ें हम सुनते हैं उसके बाद भी अगर ये काम करते हैं तो एक बड़ा ही पेनफुल सा अमल है। अच्छा बुशरा, एक चीज़ हम देख रहे हैं, ये जो इन्होंने बात की हम उस पर भी आएंगे कि जो हमारे ठेले वाले हैं, एक चीज़ आप भी नोटिस करती होंगी, आप भी करती होंगी कि अब सबने लाउड स्पीकर लगाए हुए और इससे नॉइस पोल्यूशन बहुत हो रहा है, इस पर कानून भी है। अब वो क्योंकि खुद नहीं चीख सकते क्योंकि उनका अपना गला जो है वो खुश्क हो जाता है, तो उस लाइन से सबने एक ही सेम लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं और उससे इतना नॉइस पोल्यूशन होता है, इतना नॉइस पोल्यूशन होता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है उनको। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। वैसे तो तमाम लोगों ने इस एक्सपीरियंस से ज़रूर गुजर चुके होंगे अब तक, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हम सिर्फ फ्रूट्स और ठेले वाले इन लोगों की बात कर रहे हैं, आपको सुन के पता नहीं कैसा होगा कि जो अब भीख मांग रहे हैं, हाँ, वो भी भाई बड़े मतलब क्या कहना चाहिए कि उनके पास टाइम नहीं है। प्रोफेशनल तो शायद बहुत छोटा सा लफ्ज़ है उनके लिए, वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गए, सीसीटीवी रह गया उनके साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमने थकना नहीं है। उन्होंने ये लाउड स्पीकर साथ रखा हुआ है। अच्छा, 10,000 का सिस्टम आप साथ लेके चल रहे हैं, भीख आप फिर भी मतलब ये और फिर घरों की बेलें भी बजाते हैं और लोग दे रहे हैं। पता है प्रॉब्लम देखिए, फिर वही वाली बात है कि जब से मैं खुद बहुत सारी चीज़ों की आई विटनेस बनी ना, मेरा दिल यहाँ थोड़ा सा हो गया सख्त। अब मैं लोगों को ढूंढ के देती हूँ, तो सख्त होना चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि आपके पास iPhone 13 है, आप भीख मांग रहे हैं, मतलब तो मैं गलत हूँ अगर मैं फिर भी उनको पैसे दे रही हूँ, क्योंकि मैंने किसी हकदार का जो हक था वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बस दे दिया कि अल्लाह हमारी नियत तो देख रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता। अल्लाह क्या मतलब नहीं, लेकिन पता है हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, लेकिन वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि वो देख के हिट करते हैं। वो बेसिकली हम उन पे तरस खा रहे होते हैं, बाद में वो हम पे तरस खा रहे होते हैं। और फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि अल्लाह भी तो हमें देख के नहीं दे रहा है, तो फिर हम उनको अच्छा बेसिकली एक चीज आ जाती है। लेकिन जो गदागरी है, जो गदागरी है, जो भिखारी माफिया है, इस पेशे को तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद नापसंद फरमाया है, तो हम तो वैसे इसको प्रमोट नहीं कर सकते। लेकिन इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां भी होती हैं, बैगर एक्ट भी है, एक्ट है बिल्कुल है। लेकिन ये रमजान के महीने में आपको भरे हुए नजर आते हैं, ये आते हैं बिल्कुल, ये ट्रैवल करके आते हैं, पूरे जो बड़े बड़े सिटीज हैं हमारे वहाँ पे ये आते हैं, ये पूरा एक माफिया है। और भाई ये जो है ना, ये हम कह रहे होते हैं ना कि हम इन पे तरस खा के पैसे दे रहे हैं, नहीं, वो आप पे तरस खा रहे होते होंगे लेने के बाद, और लेने के बाद कहते होंगे कितने बेवकूफ़ हैं। अंडा गड़बड़, अंडा घोटाला, जो अंडा खाकीना इन्होंने तैयार कर लिया है जी, ज़बरदस्त। और इसको मैं और मज़ेदार बनाऊंगी, इसमें
नेस्ले क्रीम ऐड करूँगी क्योंकि मेरा कोई खाना विदाउट क्रीम बिल्कुल जी, 100% डेयरी क्रीम, कोई भी वेजिटेबल फैट शामिल नहीं है। नेस्ले क्रीम 2 वेरिएंट में आती है। ज़बरदस्त, बिल्कुल बेहतरीन सा इन्होंने तैयार कर दिया है, कैमरे में नज़र भी आ रहा होगा। और ड्रिंक क्या बना रही हैं आप, ये बताएं। ड्रिंक मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बनाया है और इसको और रिफ्रेशिंग बनाने के लिए मैं इसमें करशी का रेड वाला जो शरबत है वो ऐड करूँगी, तो इससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। ज़बरदस्ती करशी जामे शीरी को पाकिस्तान का नंबर 1 फेवरेट ड्रिंक बनाया है आपने, क्योंकि आप ना सिर्फ खुद रिफ़्रेश होते हैं बल्कि मेहमानों को भी करशी जामे शीरी से रिफ़्रेश करते हैं। खुलूस दिल से, ऐसे ही खुलूस से 100% खालिस अरकियात से बनता है करशी जामे शीरी। इसलिए अफ्तार हो या सहर, रौनक रमज़ान में लाइट रिफ़्रेशिंग करशी जामे शीरी। ज़बरदस्त जी। एडवोकेट सना, आप ये बताएं कि आप कुकिंग करती हैं? एडवोकेट बुशरा, अरे मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है आज, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है। एडवोकेट बुशरा, आप ये बताएं, आप करती हैं कुकिंग? हाँ बिल्कुल। क्या क्या बना लेती हैं आप? क्या क्या बना लेती हूँ मैं? हाँ, बहुत कुछ बना लेती हूँ। बहुत कुछ के नाम होते हैं कुछ। देखिए मैं पाई नहीं बना सकती हूँ, I'm sorry। ठीक है, मैं पाई नहीं पूछ रहा। ये मैं नहीं बना तो सकती। आप क्या बना बाकी मैं बना लेती हूँ। ये मैंने बनाया, बट आपने आज जो क्रीम ऐड की, ये मेरे लिए बहुत न्यू था, तो इसका कुछ अच्छा होगा। अच्छा, तो वैसे आपने कुकिंग किसी से सीखी या ये भी फोर्सफुली करवाई गई? नहीं, किसी से नहीं सीखी, ये भी फोर्सफुली कराई जाती है। कराई जाती। तो घर में कभी कुकिंग इतना ज्यादा शौक नहीं? मुझे कोई शौक नहीं है कुकिंग का, शौक ही नहीं है, कोई शौक ही नहीं है। बुशरा, आप बताएं, आप करती हैं कुकिंग? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक से, और कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती सीखा। ज़बरदस्ती सीखा। तो आप क्या चीज़ अच्छी बना लेती हैं? अब ये बताएं ना, जो चीज़ मेन है वो तो बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कुछ बना रही होती हूँ उसमें अच्छे कमेंट्स आते हैं। चाइनीज़ ज़्यादा मुझे पसंद है अपने हाथ का, खुद चाइनीज़ चाहता है कि बस मेहमान आते हैं तो चाइनीज़ की होती है। एग्जैक्टली। मुझे बाहर से रेडीमेड फूड आइटम ये सब कुछ सर्व करना, ऐसा लगता है मैंने ना कुछ कोताही कर दी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कितने मेहमानों का खाना बना सकती हैं आप? घर में आ जाए अचानक तो। बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है, और पता नहीं जवाब देना चाहिए या नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है मुझे कि जब बिल्कुल नई शादी जिसे कहते हैं हुई थी, तो उसमें मैंने मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि बड़ा मेरा साथ दिया उन्होंने कुकिंग में, तो 18 किलो का चाइनीज़ बनाया। 18 किलो चाइनीज़? जस्ट 18 किलो कितने आ गए थे? वो निशान अभी भी है यहाँ पे, जब हम कटिंग करते हैं ना सारी वेजिटेबल्स एंड ऑल, ये सारी चीजें। इतने तो चाइनीज भी पाकिस्तान में नहीं है जितने इनके घर मेहमान आ गए। 18 किलो। अब आप ये सोचें कि जब आपका एक ह्यूज फैमिली इवेंट, और वो भी ईद का, हाँ, और सारे आ जाए, सारे माशाल्लाह आए हुए, और एक एनर्जी ऐसी हो कि जी वो नहीं जिन बन जाना, हाँ, मैंने करना है सब कुछ। तो वो नई शादी हुई थी ना, नई शादी हुई थी, इस वजह से शौक में कर लिया। आप कितने मेहमानों का बना सकती हैं? आ जाए 2 3 4 5 6 8 10 15 25? 4 का बना लूंगी मैं, इससे ज्यादा। बहुत ही स्लो चल रही है भाई, आप तो सिर्फ 4? ठीक है, हाँ, तो क्या अंडे उबाल के देंगी आप? इतनी ज्यादा मैं ओवर एफिशिएंसी मैंने देखा नहीं, अंडे उबाल के देंगी आप? क्या ये बना दूंगी ना, अभी रेसिपी उन्होंने बताई है, बहुत इजी है। बिरयानी आती है बनानी? हाँ, मसालों से ये बिरयानी बना लेती हैं। हमारा आज का मौजू है मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी। मोहसिन भाई, क्या मुनाफा कमाना गलत है या हद से ज़्यादा कमाना गलत है? जैसे कि शरई तौर पर मुनाफा जो है उसको कभी इस्लाम ने मना नहीं फरमाया कि आप मुनाफा बिल्कुल कमाएं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप जायज़ मुनाफा ले रहे हैं तो इस्लाम उसकी कभी ममानित नहीं करता। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हद से ज़्यादा मुनाफा कमाना उस सूरत में जायज़ है कि जो बेच रहा है और जो ख़रीद रहा है दोनों इस बात पर आमादा हैं कि लेने वाला भी जो है और बेचने वाला भी कि ठीक है, तो फिर उसमें मुनाफा जायज़ हो जाता है। लेकिन अगर मुनाफा यानी कि ऐसा हो कि जो ख़रीदने वाला उसके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, मजबूरियाँ हो रही हैं, तो ऐसे मुनाफे को नाजायज़ मुनाफा कहा गया। और इसीलिए मना फरमाया गया कि मुनाफा इतना रखें कि क़ुव्वत ख़रीद जो है उसमें परेशानी ना हो, यानी ख़रीदने वाला वो मुश्किलात का शिकार ना हो। अच्छा, अब चलें ये कपड़ों में तो फिर क्लियर हो जाएगा। जो ब्रांड्स के कपड़े होते हैं, ज़ाहिर ख़वातीन हो या मर्द, वो ख़रीदने भी राज़ी होते हैं और बेचने वाला उसमें भी राज़ी होता है। लेकिन हम देखते हैं ईद उल अज़हा का जब टाइम आता है तो जो जानवर आते हैं कुर्बानी के लिए, उनकी कीमतें जो हैं वो भी आसमान से बातें कर रही होती हैं, और अब तो ऐसी कीमत बताते हैं तो बंदा सोचता है भाई इसमें तो घर आ जाएगा पूरा। तो वो गलत में आएगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई अब इसने कुर्बानी तो करनी है। अच्छा, इसमें तरीक़ेकार ये है कि कुर्बानी का हुक्म है, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह जमील व हिब्बुल जमाल,
अल्लाह हसीन है और हसीन शय को पसंद फरमाता है। हुक्म यह है कि आप अच्छे से अच्छा जानवर लें, लेकिन ये ना हो कि इस जानवर लेने में आप हद से तजावुज़ कर जाएं। तो आप कहते हैं जितनी चादर उतना पैर। आप ये ज़रूर करें कि आपको कोशिश करें कि ऐसा खूबसूरत जानवर हो, लेकिन अगर वो जानवर इतने लाख का आ रहा है कि आपकी क़ुव्वत ख़रीद से बेहतर नहीं है और बेचने वाला गलत दाम लगा रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसा जानवर ना लें, बिल्कुल दूसरा अच्छा, जानवर मैंने लें। ये सवाल इस वजह किया कि ज़ाहिर है जो बेचने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत दाम लगा रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, एक इसमें एक रीज़न ये फल फ्रूट में भी आएगा सवाल और ये हाँ। उसमें भी आएगा कि हमारे यहाँ एक तबका है जिसके पास बहुत पैसा है। हाँ बिल्कुल है। अच्छा, अब वो जाता है, सपोज उसको बोला कि ये जानवर इतने का है, बोला ठीक है दे 4 दो। दे दो। इसी तरह बाजार में गया, फल फ्रूट लेने गया, उसने कहा इतने का, उसने कहा दे दो, कोई बार्गेनिंग नहीं कराई। अब जो बेचने वाला है उसके दिमाग में आ गया सारे ही ऐसे हैं। तो ये कितना असर डालता है कि जो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो ये नहीं देखते कि कीमत क्या हो, कहते हैं बस यार मैं आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है मुझे खरीदना। अच्छा, इसमें देखिए जो बेच रहा है ना वो दाम लगा सकता है जो उसने, लेकिन फरी बात है कि अगर वो इस दाम पर रुक जाए कि भाई मुझे इतना ही कहीं बेचना है, और वो देख रहा है कि सामने वाले की हैसियत ऐसी नज़र नहीं आ रही और जानबूझ के ऐसा कर रहा है और उसको पता है कि मुनाफा मैं हद से तजावुज़ कर रहा हूँ, तो फिर तो वो उसके लिए बेहतर नहीं है और जायज़ नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने फिर आपसे पहली बात कही कि क़ुव्वत ख़रीद नहीं है दूसरे की, लेकिन अगर वो इसमें कमी, यानी कि अगर मुनाफा बताकर कमी कर देता है तो फिर उसके लिए जाए। नहीं मोहसिन भाई, ये उन लोगों के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि जिनके पास पैसा बहुत है। हाँ। अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो हराम है हलाल है, हाँ। उस टॉपिक पे अभी फिलहाल मैं नहीं आ रहा, बिल्कुल। लेकिन उनके पास अगर पैसा है तो वो जिसे कहते हैं ना मार्केट ख़राब कर देना। हाँ, अब उसमें देखिए फिर मैं आपको बताऊँ, देखिए बात ये कि इसमें फिर दोनों तबके को अपना ख्याल रखना होगा, यानी कि जो बेचने वाला है और उसे हमेशा हर तरफ, यानी कि जिसे कहते हैं मसावात कायम रखना होगा कि वो उसके लिए ऐसा ना हो कि अमीर के लिए वो सौदागर खाली हो, गरीब के लिए ना हो, बल्कि एक अच्छे ताजिर की पहचान ये है कि जिसे कहा गया कि ताजिर जो है उसको अल्लाह के ताला बड़ा करम फरमाएगा, उसको अपनी रहमत में रखेगा। अच्छे ताजिर की पहचान ये है कि वो अमीर के लिए भी वैसा ही बिज़नेस करेगा और गरीब के लिए भी। तो अगर ताजिर वो चाहे गाय बेच रहा हो या फल फ्रूट बेच रहा हो, वो कारोबार करने वाला है, उसके लिए लाजिम मलजूम है कि जब वो सौदा करे तो गरीब और अमीर दोनों का फ़र्क सामने रख कर सौदा करे। बिल्कुल जी, ये ताजिर तो चले ठीक है, उसको तो पास तो पैसा आ रहा है, उसको ये सब करना चाहिए इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सा ऐसा तबका है कि जिसके पास पैसा है, अभी फ़िलहाल इस पर बात नहीं हो रही कि पैसा हराम का है या हलाल का है, लेकिन वो मार्केट ख़राब कर देते हैं। बुशरा, आप इस बात का कैसे जवाब देंगी कि हमारे यहाँ एक तबका है ऐसा जो कहता है कि ठीक है बार्गेनिंग की ज़रूरत नहीं है, चीज़ इतने की होती नहीं है जितने की उनको देख के लोग बना देते हैं, और फिर जो ताजिर है उसका दिमाग ये हो जाता है कि अब तो सब खरीदेंगे। मैं इसका बिल्कुल एक सच और वो जवाब दूंगी कि जो गलती मुझसे होती थी, बचपन के टाइम की बात बता रही हूँ, कि गए मार्केट में और कोई चीज़ इसी तरीके से जैसा आपने कहा, उन्होंने बताया, बार्गेनिंग नहीं की और बड़ा शर्म महसूस करती थी कि बार्गेनिंग नहीं, हाँ, तो वो लेकर आ गए। तो मेरी खाला ने मुझे एक दफ़ा कहा कि ये जो बार्गेनिंग करना होता है ना, ये तिजारत में ये सुन्नत है। और मैंने कहा अच्छा, तो मतलब ये गुनाह तो नहीं हुआ, ये इसमें बेइज्जती कहाँ हुई? फिर जब एक सुन्नत है, कहा ठीक है। फिर थोड़ा उसको स्टार्ट किया। पता है तकलीफ़ कहाँ होती है? जैसे आपने कहा ना कि जो एक क्लास है वो गई, उन्होंने पैसे दिए, चीज़ ली, आ गए, वहाँ पे जो शॉपकीपर है उनके हो जाते हैं दिमाग ख़राब। बिल्कुल। और जो फिर हम जैसा अगर कोई जाएगा और वो चाहेगा कि हम थोड़ी बार्गेनिंग करें, तो कुछ लोगों के लहजों में ना इंसल्ट का अंसर आ जाता है। सही कह रही हैं। बहुत ही गलत हरकत है, क्योंकि देखिए किसका दिल मजरू हो रहा है, किसके दिल में पता नहीं क्या ख्वाहिश थी, अब हम इस तरह चले गए। अब हमारे एक एक्ट से एक सोसाइटी में गलत ट्रेंड जा रहा है, तो थोड़ा सा तो हमें और अपने आप को ये देखना बात है। आज, अच्छा मैं इतने अरसे से ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, लेकिन वो कहता हूँ ना मैं हर दफ़ा कुछ ना कुछ सीखता हूँ, तो आज मैंने बुशरा से सीखा कि बार्गेनिंग कराना सुन्नत जी, रसूल है। बिल्कुल। तो अब मैं तो कराऊंगा, क्योंकि मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि कहीं जाता हूँ। अच्छा वैसे हम तो जाते भी सस्ती जगहों पे, क्या इसमें छुपाने वाली बात है, हम जाते सस्ती जगहों पे तो हमें इतना मसला नहीं आता, लेकिन बार्गेनिंग करते हुए एक शर्म सी आती है, लेकिन शर्म नहीं करनी चाहिए। ये एक इन्होंने अच्छा जिसे कहते हैं पैगाम दिया है। बुशरा, आप करती हैं बार्गेनिंग या शर्माया थी हम? नहीं, मैं नहीं करती हूँ। आज मैंने इनसे यही बात है कि मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, इनसे मैंने सीखा है। बट अब हम जब मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ तो एक प्राइस है कि वो फिक्स्ड है, उन्होंने तो हमें ऑप्शन ही नहीं दिया है बार्गेनिंग। नहीं, वैसे आम जिंदगी में कभी फ्रूट खरीद तो रहे हो या कुछ और? फिर ऐसा होता है कि मैं अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मैं जब इन सब चीज़ों के लिए, मतलब मैं एक आम मार्केट में जाती हूँ जहाँ पे मुझे ऑप्शन मिला है बार्गेनिंग का, तो मेरे जहन में ये आता है कि मैं उस बड़ी वाली शॉप से
तो मैंने प्राइस टैग देखा, मैंने पेमेंट की और मैं आ गई। तो इनको देने में फिर मुझे थोड़ा सा वो होता है कि मुझे फिर इनके साथ भी बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। हम क्योंकि मॉल्स जा रहे हैं, हम वहाँ पे हम सिर्फ प्राइस टैग देखते हैं और फिर हम जो है वो कार्ड दिया और पेमेंट करा के आगे। तो ये भी एक चीज़ है। तो मैं जब जाती हूँ तो मेरे जहन में आता है कि जब हम बड़े बड़े शॉप्स में जाके जहाँ वो हमें ऑप्शन नहीं दे रहे, और वही बात है कि हमारी मजबूरी है कि हमें अच्छा लगा हमें लेकर आना है, और वहाँ पे हम रेप्लिका खरीदा करें आप, रेप्लिका बहुत आ गई है मार्केट में, रेप्लिका खरीद लिया करें। मॉल्स बंद करवाएंगे आप? नहीं, रेप्लिका खरीदें, क्या हुआ, हम तो जाते हैं भाई रेप्लिका ब्रांड्स खरीदने। बंद कराएंगे आप? ऐसी ऐसी घड़ियां होती हैं हम पहन के घूमते हैं, लोग बोलते हैं अरे यार महंगी, हम बोलते हैं नहीं इतने की नहीं, इतने की नहीं। कुछ कहना चाहते जी, हैं? मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करूँगा, ये बात बहन ने की ना, इसका तरीक़ाकार ये है कि जैसे अभी बात की कि बिल्कुल बार्गेनिंग करना मेरे नबी की सुन्नत है, यानी कि मैंने जैसे आपको कहा कि सौदे में उतार चढ़ाव करना चाहिए। लेकिन अगर ये जो बात कही ना कि अगर आप समझते हैं कि एक जो माल बेचने वाला है, आप बार्गेनिंग करके उसको थोड़े से पैसे ज़्यादा दे देंगे तो ये एहसन अमल है, ताकि उसके दिल में भी दला, लेकिन ये कि उसमें भी आपके पैसे भी ज़ाया ना हो और उसको भी नुकसान ना हो। यानी कि बार्गेनिंग आपने कर ली और अगर थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दिए तो एक ऐसा अमल हो जाएगा और एक मुसलमान की मदद हो जाएगी। अच्छा, ये जाहिर है आप उन जगहों के लिए बात कर रहे हैं या उस तबके के लिए बात कर रहे हैं कि जिसको हम देखते हैं कि इस बेचारे ने ठेला लगाया हुआ है या ये कोई ऐसी चीज़ बेच रहा है जो उसके हालात सही नहीं है, बिल्कुल, तो उसके साथ ठीक है, आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो कोई इतना नहीं, क्योंकि वही जेंट्रीज है ना हमारे पास, फिर वहाँ हम मजबूर होकर दे ही रहे हैं। यहाँ पे अगर हमारी नीयत वही अमाल का दारोमदार नीयत का दारोमदार अच्छी है तो हाँ, तो ये चीज़ है कि इस तरह अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जो एक ख़ास तबका है ना जो बिगाड़ रहा है वो ना करा करें। क्योंकि मुझे ये चीज़ ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा के दिनों में बड़ी महसूस होती है कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब बाकायदा तो हो रहा होता है कि इतने उसका आ गया, अब तो करोड़ों तक बात पहुंच गई है, मैं तो लाखों पे अटका हूँ, वो करोड़ों तक बात पहुंच गई है, जो लेकर आके वो दिखा भी तो एक पूरी कैटवॉक होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं, कैट वॉक हो रही है, उसके नाम रखे हुए हैं, फिर इंडियन जो फिल्म स्टार जो उनसे नाम मिला रहे हैं, वो भाई सुन्नत इब्राहिमी है। थोड़ा तो इस चीज़ के ऊपर सोचो कि भाई करने क्या आ रहे हो, करने क्या जा रहे हो, इससे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये बुशरा, आप क्योंकि ज़ाहिर प्रिंसिपल के अहदे पे भी फाइज रही, आप क्या देख रही हैं कि आजकल जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं जिनको हम स्कूल में तालीम दे रहे होते हैं, उन्हें क्या इन तमाम चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है? मैं बात कर रहा हूँ तरबियत की। ठीक है, एजुकेशन सही है, ठीक है, एजुकेशन मिल रही है, अच्छी मिल रही है, सब हो रहा है, बच्चे इंग्लिश भी बोल रहे हैं, उर्दू बहरहाल गलत बोल रहे हैं, इंग्लिश सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या स्कूलों में इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी जाती है? आई डोंट थिंक सो। और शायद यही वजह थी कि मैंने अपना वो जो एक ख्वाहिश थी लेकिन वो प्रोफेशन ही था, तो वहाँ से मैंने क्यों मूव ऑन किया, उसका रीज़न था। क्योंकि देखें, ये जो आपने बात कही ना, तालीम और तरबियत दोनों अलग अलग, ये दो नहीं, लेकिन ये वर्ड हमेशा साथ आएगा साथ। तालीम और तरबियत, कभी ऐसा नहीं है कि एक इंसान को सारी ज़िंदगी आपने तालीम दी और जी वो बड़ा कामयाब हो गया और एक की तरबियत बहुत अच्छी करी, नहीं, दोनों चीज़ें लाजिम व मलजूम है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है ना। तो मैं जब वहाँ एज ए टीचर भी थी तो मैंने ये देखा कि कुछ टीचर्स अपने प्रोफेशन से इंसाफ करना तो बहुत दूर की बात है, वो बच्चों को अच्छा सिखाने के बजाय वो उनके अंदर नेगेटिविटी इस तरीके से प्रमोट कर रहे थे कि बच्चे को ये लग रहा था कि जो गलत एक्ट मैं कर रहा हूँ मैं वो सही कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अब आप ये सोचिए, मैं एक बहुत ही फेमस स्कूल का मैं बता रही हूँ, तो वहाँ मेरा जो एक क्लैश स्टार्ट हुआ वो इस बिहाफ पे कि एक आर्ट टीचर थी, और क्योंकि अब मुझे ये था कि मैं आर्ट टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम पहुँच जाते हैं ना, जैसे चले हम ये काम करें भाई, हमारा दिल है, हमने कर दिया ये काम। उन्होंने कहा आप क्यों कर रही हैं, और हम तो बच्चों को होमवर्क दे देते हैं, ये जाने इनके पेरेंट्स जाने, ये दर्द सर हम नहीं लेते, आप भी ना करें। मैंने कहा आप आर्ट टीचर हैं, आर्ट टीचर मीन्स आर्ट लवर, यानी मुझे तो सीजर पकड़नी नहीं आती। अस्तगफुरुल्लाह। मैं उनका चेहरा देख रही हूँ, 7 साल से वहाँ थी, कसूर किसका है? सिर्फ उनका नहीं है, प्रिंसिपल का भी है, पूरी मैनेजमेंट का भी है। उनको कम पैसे में लाए होंगे। अब मुझे बताएं, वो जो बच्ची है या वो जो बच्चा है जो भी उनसे कुछ सीख रहा है, तो उस बेचारे का क्या कसूर है? उसने तो घर जाके उसी चीज़ को कंटिन्यू करना ना जो वो यहाँ से सीख के जा रहा है। अच्छा, फिर टीचर्स क्या करते हैं कि उन्होंने एक फेवरेटिज्म वाली जो एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है ना बच्चों में, और जैसे देखिए हम ओवरऑल कोई भी फील्ड उठा लें, चाहे आप इंसाफ के दर पे ही क्यों ना चले जाए, मुआशरा किससे तश्कील दिया जाता है? फ़र्द से।
फ़र्द कहाँ से निकलता है? घर से। घर में कौन होता है? आपकी तालीम व तरबियत करने वाले। यही बच्चा तो निकल के वहाँ पहुँचा है, कैसे इंसाफ करेगा? जब उसको सिखाया ये जा रहा है कि वो कहते हैं जल्दी से खा लो वरना दूसरा आ जाएगा। जो बोगे वही काटोगे। Exactly, जो exactly, हम जो ऐसा हम ही है। बो रहे होते हैं ना वही हम काटते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जो है कांटों का पेड़ वो लगाएं पौधा और फिर उसमें से गुलाब निकले, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं कि जो हम अपने बच्चों को देंगे वही आगे फिर हम उनसे उम्मीद भी करें। अगर हम उनके सामने अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं तो बड़े होकर वो हमारी नाफरमानी करेंगे, और अगर करेंगे तो उसमें हमारा दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि हम ही ने तो उनको ये सिखाया है। इस सहरी का दस्तरखान इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है और अंडों का खाकीना जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था। मैंने पराठों के साथ खाया और आज पराठे भी आए। मोहसिन भाई कैसा लगा आपको? अच्छा, फिर मैं कहूँगा अगेन मिर्चें नहीं है और बिल्कुल टेस्ट है, इससे कोई बात नहीं। और ये कहने गड़बड़ घोटाला नहीं है, बाकी अंडा घोटाला है। ठीक है, और अगली दफ़ा मिर्चें डाल देना। मोहसिन भाई हमेशा कहते हैं मिर्चें नहीं है, तो कहीं ये ना बोलना चाह रहे हो कि मिर्चें डालो, मिर्चें नहीं है, मिर्चें नहीं है। जी बुशरा, आप बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत जायका है आपके हाथ में। मैंने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी टेस्ट कर ली, क्योंकि ये भी सुन्नत है ना। बिल्कुल, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी टेस्ट करनी एंड में जो बिल्कुल फ़ायदेमंद चीज़ है वो मैंने रोक के रखी हुई है। ठीक है जी, वेरी गुड साहिबा। बहुत अच्छा बना है, मुझे कोई इसमें स्पाइस वगैरह कम नहीं लगी मेरे हिसाब से। हाँ बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा। चलिए जी, आप फिर पास हो गई आज। थैंक यू। आप रोज़ाना पास हो रही हैं और हम ये उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि रमज़ान के बाद आपका कोई रेस्टोरेंट खुल जाए। आमीन। ठेले से मैं आपको ऊपर ले आया, पहले मैंने काट कहा था, लेकिन अब जो है हम इनका रेस्टोरेंट के लिए दुआ करेंगे। अच्छा बुशरा, आप ये बताइएगा कि बचपन कैसा था, कितनी आप शरारती थी, कितनी शरारतें करती थी, ये बताएं आप। मुझे लगता है मैं अब ज़्यादा शरारती हूँ। अच्छा, तो अब क्या शरारतें कर रही हैं, इसी तरह बताएं, शेयर मैं बहुत, मेरा सेंस ऑफ, घर वाले कहते हैं कि अब मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बहुत अच्छा हो। तो क्या जब आप छोटी थी तो बिल्कुल क्लास में यूं बैठी रहती थी? हाँ, मैं छोटी थी, मैं क्लास में इतनी मतलब मैं बहुत शरीफ सी बच्ची हुआ करती थी, ढीले ढीले कपड़े पहन के। मासूम कह ले, मासूम। innocent शरीफ आप आप कह अभी भी सकते हैं माशाल्लाह, मासूम सी कह ले आप। हाँ, इनोसेंट आप कह रहे हैं। हाँ, मासूम सी थी। तो कभी कोई ऐसी बचपन का वाक़या याद नहीं जिसपे कोई डांटे पड़ी हो, पिटाई लगी हो, कोई ऐसी चीज़ याद है? नहीं, पिटाई मुझे नहीं लगी, मैं बहुत पैम्पर्ड तो बच्ची कितने हूँ। बहन भाई हैं आप लोग? एक भाई है मेरा बस। अच्छा, ये सही रहता है, एक भाई एक बहन में ना भाई इतना पिटता है ना बहन इतनी पिटती है। नहीं, भाई पिटा है मेरा, मैं नहीं पिटी। भाई पिटा है? भाई किस भाई बात पिटा पे पिटा है? भाई बेचारा हर बात पे पिटता था। वो हमेशा ये कहता था मैं सोतेला हूँ क्या। उसका बेचारे का हमेशा यही रहता था कि मैं सोतेला हूँ। लड़कों के साथ पता नहीं है क्यों रहता है। मैं कभी कभी इस ट्रांसमिशन पे बैठ के जब भी बात करता हूँ ना, मैं दुखी हो जाता हूँ। मुझे एकदम अपनी बातें याद आ जाती है, क्योंकि अब लड़के क्यों पिटते हैं। मैं तो ये सोच रहा था चलो एक भाई एक बहन दोनों को कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता होगा, लेकिन भाई फिर भी पिट जाते हैं। दूसरा, आप कैसी थी? आप तो खुद प्रिंसिपल थी, बच्चों को तो बड़ा आप लेक्चर देती होंगी, बेटा ये नहीं करो, ये नहीं करो। आपका अपना बचपन कैसा था? मेरा अपना बचपन, मैं बचपन से ही बड़ी आपी हूँ। क्यों वो भाई? जगत बड़ी आपी नहीं होते, मैं वो हो चुकी हूँ। टैग लग गया? टैग लग गया है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी थी बहन भाइयों में, प्लस उनकी स्कूल में अगर कोई कंप्लेन आ रही है और कोई भी XYZ एजुकेशनल साइड पे जितना भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी वो भी मैं निभाती थी ना। बड़ा शौक था मुझे मेरे बहन भाई, तो आज तक वही तो है। कितने बहन भाई हैं आपके माशाल्लाह? मेरी 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। 2 बहनें 2 भाई आपको मिला के हटा के? अब मुझे हटा के हटा के। तो आप 5 उनकी मॉनिटर थी? एग्जैक्टली। तो कोई शरारत याद नहीं, कुछ नहीं, या भी आप कह रही होंगी मैं बताऊंगी नहीं? नहीं, शरारती तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अच्छा, तो कोई इसलिए क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि अपने अंदर के बच्चे को कभी मारे नहीं, और जो सीखने की लगन है ना उसको आप जिंदा रखें। और एक चीज़ और कि अपने आप को हमेशा ज़ीरो समझें। हाँ, ये तो जिस दिन ये समझ लिया ना कि जी हम बड़े जी मोतबर बने रहे होना चाहिए, क्योंकि इट डिपेंड्स। जब आप अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग में अगर मैं जाऊंगी और मैं वहाँ वो बातें करूंगी तो आपको पता है फ्रेंड्स फिर कैसे होते हैं, कहेंगे बहुत बोर कर रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत बोर कर रही तो है। फिर वो थोड़ा सा एक रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, जब अंदर एक बहन भाइयों की गैदरिंग होती है, कज़न्स की, दोस्तों की गैदरिंग होती है, तो एक शरारती बच्चा कभी कभी आ जाता तो कराते थी आप अपनी छोटे बहन भाइयों से काम कराती थी करके? ये भी तो फायदा होता है ना। है। ये ट्रांसमिशन ना आपकी देख लेंगे वो लोग, मसला ये है, वरना मैं बता नहीं, मैंने हाँ करा दी। कराते होंगे। आपका भाई बड़ा है छोटा है? छोटा भाई छोटा भाई। तो करवाती हैं आप उनसे काम? वो करता है, बहुत काम करता है मेरा। एक ये तो मासूम भाई भी है ना, ये वो मासूम करता बच्चा है। करते क्या है वो? अच्छा, वो भी वकील लॉयर हैं, है? वकील हैं। वो भी lawyer तो है? मैं समटाइम्स ऐसा होता है कि जब डेट लेनी होती है तो वो कहते हैं ठीक है तुम सो घर पे, मैं कर लूँगा। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं ड्रामों में और दूसरी जगहों पे कि कोर्ट रूम में जी ऐसा दिखा रहे होते हैं, जज साहब ये वो। तो रियल लाइफ में कोर्ट रूम में ऐसा होता है कुछ? नहीं, ऐसे कैसे जज साहब,
कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं हो सकती। दे आर रिस्पेक्टेबल। नहीं वो तो हैं, नो डाउट हैं, लेकिन एक होता है ना कि लोग बहुत ज्यादा दिखा देते हैं कि उसमें ये ड्रामा कर दिया, अचानक से ये पेश कर दिया, तो कोर्ट रूम में कुछ ऐसा होता आपको लगता है हमारा माशाल्लाह बोर्ड कराची का इतना ज़्यादा होता है कि हम ड्रामा उसमें कहाँ करेंगे, हम पॉइंट की बात करते हैं बस, और फिर प्रेशर्स हैं और हमारे ये पास जो एक बहुत बात होती है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये बात तो सच है, लेकिन ये तो सच है, ये डेट्स मिलती है ना, और ये Definitely. वकीलों की टेक्निक भी होती है, डेट ले लो। समटाइम्स देखिए, समटाइम्स डिले टैक्टिक्स करनी पड़ती है, अपने क्लाइंट के लिए करनी पड़ती है। डिले टैक्टिक्स, बिल्कुल सही Tactics, उन्होंने। हाँ हाँ, तो करनी पड़ती है कभी कभार। ये होता है भाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो कभी कभार हमारे बेनिफिट के लिए भी होती है ना। हाँ, वैसे बेनिफिट के लिए भी होती है, और अगर किसी को ज़्यादा लंबे चक्कर लगवाने तो उसके लिए भी बेस्ट है। वैसे बुशरा, आपको क्या लगता है, क्योंकि इनसे जब भी पूछता हूँ ना, बोलती है मैंने कभी ज़िंदगी में शैतानी नहीं करी, मैं बिल्कुल मासूम थी, मैं ये थी, मैं वो थी, आपको क्या लगता है इन्होंने की होंगी? क्योंकि आप वैसे एक प्रिंसिपल भी रही है ना, प्रिंसिपल भी रही है ना। अच्छा, ये इकलौती भी है बस, इकलौती। तो फिर तो करनी और चाहिए आपको। हाँ, सबसे छोटी, इसलिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता था, मतलब कुछ करूँ भी तो ये होता था कि छोटी है, मतलब छोड़ की दो। है ना अपने, हाँ, होता की है। नहीं, ये मतलब जो एक थोड़ा सा एक और चीज़ भी है कि फेस रीडिंग भी आती है मुझे गलती अरे से वाह। थोड़ी करें, सी। बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी शैतानियों से या इनकी शरारतों से नुकसान नहीं होता होगा, तो इसलिए इनको छूट थी ज़रा, देखा, मुझे ऐसा लगता है। अगर फेस आप रीडिंग बताएं, करती हैं। मैं भी फेस रीडिंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छी फेस रीडिंग करता हूँ, तो मैं भी कर लूँ कुछ क्या फेस नहीं, आप रीडिंग? बाद में बताइएगा हाँ, मुझे, आपकी बहुत मेरी स्ट्रांग भी है। फेस रीडिंग होती है। अच्छा, आप फेस रीडिंग करती हैं तो आपको ये लग गया कि ये, मैं भी पूछने वाला था, आप जरा मेरी फेस रीडिंग करके बताएं, थोड़ा सा बता दें, मेरी फेस रीडिंग क्या लगता है? यहाँ ना सिग्नल्स का इशू है कुछ। हाँ, सिग्नल का इशू है ना, सिग्नल का इशू है। हमारा आज का मौजू जो मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदाज़ी है, इसके हवाले से है। मोहसिन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, क्या कोई भी चीज़ जब हम किसी को बेच रहे हों या कोई भी बेच रहा हो और उस चीज़ में कोई ऐब हो तो क्या बता के देनी चाहिए? बिल्कुल, शरई मसला ये है कि अगर कोई भी आप माल है जिसको बेच रहे हैं, तो जो उसमें नक़्स है या नक़ाइस हैं तो उससे पहले बता दें और बता कर उसे बेचा जाएगा। लेकिन अगर आपने नक़ाइस को बताया नहीं और फिर बेच दिया तो वो हराम माल आपने कमाया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आजकल एक बात होती है जो उर्फ़ आम में कहलाती है, आप ये बहनें भी जाती होंगी कपड़ा ख़रीदने या कोई भी चीज़ ख़रीदने, तो अक्सर ये कहा जाता है, बहन मैंने तो इसमें 1 रुपये मुनाफा नहीं रखा, हाँ, या बहन मैंने खुदा की कसम इसमें तो मैंने इतना मुनाफा ही नहीं लिया, या मैंने मुनाफा ही नहीं रखा। याद रखिएगा, कोई अगर शख्स ऐसी बात करता है कि मैंने मुनाफा ही नहीं और कस्में खाता है, तो फिर उस हलाल काम को वो हराम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ये लफ्ज़ झूठ बोला कि हालांकि वो 10 रुपये भी मुनाफा अगर रख रहा है या 1 रुपये भी मुनाफा रख रहा है, तो वो जो मुनाफा हुआ है वो उसका फिर हराम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा अमल किया। और फिर याद रखिएगा, जो मैं आपको थोड़ी सी एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो लोग ये मुनाफाखोरी करते हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है अबू दाऊद की, वो फरमाते हैं कि ऐसे बंदे को अल्लाह आखिर में ऐसी मोज़ी बीमारी में मुब्तला करता है जिसे जज़ाम कहते हैं, और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये कि वो जो पैसा जमा कर रहा है अल्लाह उसे भूख और अफलास में मुब्तला कर देता है, यानी कि वो ऐसा हो जाता है कि फिर वो दर दर का भिखारी हो जाता है। फिर एक और बात बताऊँ, अगर वो शख्स जो कि मुनाफा करने के बाद या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के बाद वो सोचे कि मैं चलो अल्लाह की राह पे कुछ दे देता हूँ ताकि मेरा ये मामला हल हो जाए और अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसे शख्स का सदका भी अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, बल्कि उसको गुनाहों को मिटाने। अच्छा, बहुत से लोग हाँ ये चीज़ें सोचते हैं कि हम हाँ। इस तरह का पैसा कमा लेंगे, उसके बाद फिर कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे, हाँ। और उनको ये नहीं पता कि अल्लाह मियाँ को तुम्हारे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है और किसी की भी नहीं। तो अल्लाह ताला इसे सदक़े को कबूल नहीं फरमाता, बल्कि और ना इसका ये कफ़ारा होता है। याद है कि लोग समझते हैं कि यार चलो हमारे कफ़ारा बन जाएगा, ऐसा कोई सदका कफ़ारा नहीं बनता जो आप गलत माल से कमा कर और फिर अल्लाह के राह में। अच्छा मोहसिन भाई, ये क्योंकि इस चीज़ से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आया है। जैसे आपने कहा कि कोई भी चीज़ है अगर आप उसको दे रहे हैं और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो बता के देनी चाहिए, ठीक है। क्या ये चीज़ रिश्तों में भी आती है कि अगर किसी लड़का या लड़की की शादी हो रही है और कुछ इश्यूज़ हैं, चाहे लड़के में हो चाहे लड़की में हो, तो क्या रिश्ते से पहले बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। हाँ, अगर वो समझते हैं कि ऐसा क्योंकि याद रखिएगा ये रिश्ता जो है सिर्फ एक मियाँ बीवी का तो है ही है, लेकिन एक ख़ानदान का भी, लेकिन सबसे पहले उन दोनों का एक दूसरे पे यकीन कामिल का है। अगर ये भरोसे का रिश्ता है
और नक्स ऐसा है कि अगर आप बता दें तो फिर ये होगा कि वो उस भरोसे में और कामयाबी आ जाएगी, लेकिन बाद में पता लगे तो फिर वो भरोसे में कमी होती, फिर रिश्तेदारी में या दरार पड़ने का लेकिन खतरा इसमें बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि जी अगर हमने बता दी कोई इतनी खास बात तो थी नहीं, फिर वो जिंदगी भर ताने मारेगा, अगर लड़का होगा या XYZ लड़की होगी नहीं, अगर उसी देखिए बात को कोट मैंने क्या करता बताया, रहेगा। अगर आप समझते हैं कि एक कहते हैं कि एक अब मिसाल के तौर पे एक ऐसा अमल है जो आप समझते हैं कि अगर ना बताया जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना, आप उर्फ आम में समझते हैं तो ठीक है ना बताएं, लेकिन कुछ ऐसा अमल है कि बाद में ज़िंदगी में कोई ना कोई ख़राबी पैदा कर देगा, तो लाजमी पहले से बता दें ताकि कोई बाद में रिश्तेदारी में कोई दरार पैदा ना हो। लेकिन ये बात भी ठीक है कि अगर कोई ऐसा नक्स नहीं है और ऐसी कोई मामला नहीं है कि वो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर रही है, खास बात नहीं है इतनी, तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन आप समझते हैं, जाहिर सी बात है, मैं आपको उर्फ आम में इसको वादे कर रहा हूँ कि एक ऐसी बात जो कि शरई तौर पे जारी ना हो और वो और उसके आगे जाके प्रॉब्लम करे या उसको तो खुल जाए, हाँ, तो उसके लिए हुक्म ये कि आप उसको बता हाँ बता दें तो बेहतर होता है जी, क्योंकि उसके बाद बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। बुशरा, क्योंकि आप एक राइटर भी हैं, हमारे माशरे में जो इतने सारे मसाइल हम देखते हैं, चाहे मुनाफाखोरी पे बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ पे बात कर रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि एक राइटर उस चीज़ में बहुत बदलाव ला सकता है? और क्या हमारे यहाँ ला रहे हैं अभी? ला सकते हैं, लेकिन ला नहीं रहे उस तरीके से, क्योंकि देखिए ना, ये जो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से इजी करूँगी कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो उनका कोई ना कोई ऐसा नारा, कोई ना कोई ऐसी लाइन, कोई ना कोई ऐसे अल्फाज होते हैं जो उनके वर्कर्स को या उनके जो भी सपोर्टर्स हैं उनको एक मतलब ना क्या कहना चाहिए, खींचते हैं अपनी तरफ ना, एक मुट्ठी की तरह उनको कैद करके रखते हैं। तो अल्फाजों से तो बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और हम ये चीज़ें अगर कहीं नज़र भी आती हैं तो हम इनको उस तरीके से स्प्रेड नहीं करते जिस तरीके से दूसरी चीज़ें हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये बड़ी हमारे यहाँ चीज़ें, कोई अच्छी बात कर लो ना, अभी कोई फॉरवर्ड नहीं करेगा। अभी मैं चाहूँ, मैं कुछ इस ट्रांसमिशन में एक बात बोलूँगा, कल सुबह सबकी जो वॉल है ना उस पर मैं ही आऊँगा, हम मशहूर हो जाएंगे। हाँ, हम तो बहुत ये मशहूर हो अच्छा, जाएंगे। इसका कुछ ना जो इस तरह के लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी इज्जत से, तो वो उसका फायदा उठाने लगे। वो कहते हैं जान पूछ के कोई ऐसी बात करो कि जो वायरल हो जाए। असल में मैंने एक उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, एक यूट्यूबर है, उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं, अब देखें आप वो मुआशरे को क्या सिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना और बहुत जल्दी फेम हासिल करना, जितनी गलत बातें हैं वो कहें। अरे मतलब, और बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, वो बेचारी इस डगर पे चल भी पड़ी थी, चल पड़ी है, क्योंकि वही होता है ना कि नफ्सा नफ्सी का दौर है। हम समझते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, जबकि कभी ना कभी कोई ऐसा वक्त आएगा जो पछतावा होगा। अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे। हम तो यही दुआ करेंगे बहैसियत मुसलमान कि अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों को हिदायत दे। बुशरा, अगर हम देखते हैं ख़वातीन के बारे में, ज़ाहिर है आप उनके केसेस भी देखती हैं, हमारे यहाँ जो इस वक्त ख़वातीन हैं उनके साथ क्या ज़्यादातर मसले आप देखती हैं कानूनी अदालतों में आते हैं, जिस पर आप लोग फिर उनकी मदद भी करते हैं? देखिए, अभी जो हम चीज़ें देख रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर जगह मर्द ही ख़राब है, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मैं अभी देख रही हूँ बहुत ज़्यादा डिवोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, खुला बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब हम दिन में पता नहीं कितनी केसेस ऐसे आते हैं, हाँ, खुला के केसेस आते हैं, उसमें हम जो ज़्यादा चीज़ें देखते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लाइक, और दूसरी चीज़ें ये है कि वही बातें आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, ख़त्म हो रहा है ट्रस्ट। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे मैं ख़वातीन को भी यहाँ पे समझाना चाहूँगी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वो खुला लेने के लिए आ जाए। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको ही महफूज रखे, सबके रिश्ते कायम रखे, कोशिश यही होती है। लेकिन कभी कभी ज़ाहिर ऐसे मसाइल भी होते हैं कि फिर वो ले लेना बेहतर होता है, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आए, और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे। और आप दोनों अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक दफ़ा बहुत सारी दुआएं फिर से इस नशिस्त से आपके साथ जाएंगी। हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।